स्टार्ट विथ टाइम सीरीज। अब बच्चा टाइम सीरीज जो एग्जाम में आता है ना, इसका दो फॉर्मेट है। या तो ये 4+3 फॉर्मेट में आता है, मतलब 4 मार्क का एक सम और एक 3 मार्क का सम, या तो 2 3 मार्क का क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव आएगा 1 मार्क का, ऐसे इसका पैटर्न है। ठीक है, नाउ व्हाट इज बच्चा टाइम सीरीज, वो समझो। टाइम सीरीज क्या होता है? टाइम सीरीज में बेसिकली हम कुछ डेटा को कलेक्ट करते हैं जो डिफरेंट टाइम पीरियड को बिलोंग करता है, बट उसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है वो सेम होता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड बट हैविंग सेम इकोनॉमिक पैरामीटर, इसको बच्चा टाइम सीरीज बोलता है। इस चैप्टर का मेन काम क्या है सर? इस चैप्टर का मेन काम है ट्रेंड लाइन निकालना या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है या एमसीक्यू में, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज चैप्टर क्या है? इज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अब बच्चा टाइम सीरीज के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के ट्रेंड होते हैं। पहले ट्रेंड को बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड, सेकंड को बोलते हैं सीजनल ट्रेंड, थर्ड को बोलते हैं साइक्लिकल ट्रेंड और फोर्थ को बोलते हैं इरेगुलर ट्रेंड। कौन कौन सा होता है? सेक्युलर, सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर। सबका आप नोटेशन याद रखो। सेक्युलर को ना हम नोट करते हैं टी और नोटेशन में ऐसे टी लिखते हैं। वैसे ही सीजनल को बोलते हैं एसटी, साइक्लिकल को बोलते हैं सीटी और इरेगुलर को बोलते हैं आईटी। क्या क्या होता है? सेक्युलर ट्रेंड इज नोन एज टीटी, seasonal trend is known as ST, cyclical trend is known as CT and irregular trend is known as IT। अब ये चारों चीज को अगर आपने ऐड किया ना तो इस मॉडल को बोलते हैं एडिटिव मॉडल। कौन सा मॉडल? एडिटिव। और अगर इन चारों को तुमने मल्टीप्लाई किया ना तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो सबको ऐड किया तो एडिटिव मॉडल, सबको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। नाउ एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव में एक ही फर्क है। अगर आपको कभी एमसीक्यू आए कि कौन सा मॉडल अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस लेता है, तो बोलने का मल्टीप्लिकेटिव मॉडल अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस लेता है। एडिटिव मॉडल बच्चा अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं लेता है। तो अगर आप सम करोगे तो एडिटिव मॉडल यूज करो, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करो। और दोनों के जो टोटल को बोलते हैं ना उसको एक्सटी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्सटी से। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लाएगा, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको याद रखना है। अब सर ट्रेंड्स एक बार बता दो। सेक्युलर ट्रेंड का मतलब होता है या तो अपवर्ड जाएगा बिजनेस या तो डाउनवर्ड जाएगा, मतलब एक ही पैटर्न फॉलो करेगा, या तो ऊपर या तो नीचे। सीजनल का मतलब क्या होता है? जब अम्ब्रेला का सेल रेनी सीजन में ज्यादा होगा, बाकी सीजन में कम होगा। तो जब उसका सीजन है तब सेल ज्यादा होगा, जब उसका सीजन नहीं है तब सेल कम होगा। साइक्लिकल ट्रेंड का मतलब बिजनेस को डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल ट्रेंड। और बिजनेस जब कोई अलग ही पैटर्न फॉलो करे, जैसे कि कोविड आने की वजह से आपका सेल जो अपवर्ड जाने वाला था अभी वो डाउनवर्ड हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज इरेगुलर ट्रेंड। ये भी समझ में आया? यस सर। अब बच्चा बात करते हैं, हम इस चैप्टर में ना सिर्फ सेक्युलर ट्रेंड पढ़ते हैं। कौन सा ट्रेंड पढ़ते हैं? सेक्युलर ट्रेंड। और सेक्युलर ट्रेंड को निकालने के लिए 3 तरीका होता है, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। कौन सा होता है? ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। ये जो बच्चा ग्राफिकल मेथड है ना, ये एक फ्री हैंड मेथड है। तो फ्री हैंड मेथड का मतलब आपको स्केल का यूज नहीं करना है। तो एक फ्री हैंड मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं? टाइम सीरीज को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। इसमें हम जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। स्ट्रेट लाइन पे क्या करते हैं? ज्वाइन। देखो, जो ओरिजिनल डेटा होता है उसको बोलते हैं टाइम सीरीज, और इनके बीच से जो डॉटेड लाइन पास होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। आपको कुछ कुछ चीज का याद रखना है जब आप ग्राफिकल मेथड करोगे। जो आपका ओरिजिनल होगा डेटा, उससे आपको मिलेगा टाइम सीरीज। जो इस पे डॉटेड पॉइंट्स है उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। एक्स एक्सिस पे हमेशा आप ईयर लिखोगे, वाई एक्सिस पे हमेशा आप क्या लिखोगे? सेल्स लिखोगे। ठीक है, और स्केल लिखना पेपर में मैंडेटरी, अगर स्केल नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर विद दिस? यस सर। उसके बाद बच्चा सेकंड मेथड होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ज्यादातर चांस है एक्टिविटी बेस्ड या क्वेश्चन में पूछ ले। अगर आपको किसी ने बोला बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई ट्रेंड कौन सा है, तो बोलने का लीस्ट स्क्वायर। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करने का। इसका बच्चा ट्रेंड लाइन का इक्वेशन क्या होता है? yt इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u। क्या होता है? yt इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u। बच्चा यहाँ पे जो y है ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे जो u है ये बच्चा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो व्हाट इज ट्रेंड लाइन का इक्वेशन? yt इज इक्वल टू a डैश
प्लस बी डैश यू। अब सर इसमें ए डैश और बी डैश आपके दो वेरिएबल्स, दो कांस्टेंट मिसिंग है। इसको फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करना है। आपको बच्चा जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे ना, यू हैव टू प्रिपेयर 6 नहीं, पहले 6 बनाना पड़ता था, अभी आपको सिर्फ 5 कॉलम बनाना है। कितना कॉलम बनाना है? 5 कॉलम। पहले का नाम बोलने का ईयर, सेकंड का नाम बोलने का प्रोडक्शन, थर्ड का नाम बोलने का यू, फोर्थ का नाम यू स्क्वायर और फिफ्थ का नाम यू इंटू वाई टी। यू इंटू वाई टी बोलो, क्या क्या बोलोगे? प्रोडक्ट, ईयर, प्रोडक्शन, यू, यू स्क्वायर और यू इंटू वाई टी। ये 5 कॉलम आपको बनाना है, लास्ट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कॉलम बना दिया तो अभी ये यू फाइंड करने के लिए ना आपको एक ट्रिक फॉलो करना है। आप नंबर ऑफ डेटा काउंट करो। अगर आपका डेटा ऑड है तो यू का फॉर्मूला होता है टी माइनस मिडल ईयर अपॉन एच। क्या होता है फॉर्मूला? टी माइनस मिडल ईयर डिवाइडेड बाय एच। और अगर आपका नंबर ऑफ डेटा इवन है तो यू का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स टी माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडल ईयर डिवाइडेड बाय एच। और ये एच क्या होता है? डिफरेंस इन ईयर्स। एच का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन ईयर्स। तो बच्चा कितना कॉलम बनाएगा? 5। पहले का नाम ईयर, सेकंड का नाम प्रोडक्शन, थर्ड का नाम यू, फोर्थ का नाम यू स्क्वायर, फिफ्थ का नाम यू इंटू वाई टी। उसके बाद अगर डेटा ऑड होगा तो यू का फॉर्मूला क्या होगा? टी माइनस मिडल ईयर अपॉन एच। अगर इवन होगा तो क्या होगा? यू का फॉर्मूला 2 टाइम्स टी माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडल ईयर डिवाइडेड बाय एच। उसके बाद बच्चा ये जो a और b कांस्टेंट है, इसको फाइंड करने के लिए वी हैव टू सॉल्व 2 नॉर्मल इक्वेशन। पहला नॉर्मल इक्वेशन है समेशन y इक्वल टू na प्लस b समेशन u। क्या होता है? समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन u। और दूसरा इक्वेशन होता है बच्चा समेशन u y t इज इक्वल टू a समेशन u प्लस b समेशन u स्क्वायर। व्हाट इज फर्स्ट वाला नॉर्मल इक्वेशन? समेशन y इज इक्वल टू na plus b summation u. What is second? Summation u y t is equal to a summation u plus b summation u square. तो बच्चा आपको ये स्टेप जरूर याद रखना है लीस्ट स्क्वायर के लिए। वापस बताता हूँ, ट्रेंड लाइन का ओरिजिनल इक्वेशन होता है y t is equal to a dash plus b dash u. a dash और b dash फाइंड करने के लिए 5 कॉलम बनाओगे। पहले का नाम ईयर, सेकंड का नाम प्रोडक्शन, थर्ड का नाम यू, फोर्थ का नाम यू स्क्वायर और फिफ्थ का नाम यू इंटू वाई टी। ठीक है। अब डेटा काउंट करो, वो ऑड भी हो सकता है इवन भी। अगर ऑड होगा तो यू का फॉर्मूला होता है टी माइनस मिडल ईयर अपॉन एच। और अगर आपका डेटा इवन होगा तो यू का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स टी माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडल ईयर डिवाइडेड बाय एच। और एच का मतलब होता है डिफरेंस इन ईयर्स। अब बच्चा ए डैश और बी डैश ढूंढने के लिए 2 नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करो। पहला इक्वेशन होता है समेशन y इज इक्वल टू एन ए डैश प्लस बी समेशन यू। समेशन y इज इक्वल टू एन ए डैश प्लस बी समेशन यू। और दूसरा इक्वेशन होता है समेशन यू वाई टी इज इक्वल टू ए समेशन यू प्लस बी डैश समेशन यू स्क्वायर। अब मैं बच्चा आपको इसके 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक इवन वाला और एक ऑड वाला, ताकि आपको ये समझ जाए। फिर अपन जाएंगे मूविंग एवरेज पर, ग्राफिकल पे। चलो आ जाओ इसके क्वेश्चन पे। कोई है या नहीं है ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का देखो क्या बोला है। फॉलोइंग टेबल gives the production of steel in millions for the turns year 1976 to 1986। आपको 76 से 86 का स्टील का प्रोडक्शन का डेटा दिया है। डेटा के नीचे एक लाइन लिखा है फिट अ ट्रेंड लाइन बाय मेथड ऑफ कौन सा? लीस्ट स्क्वायर। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से आपको ट्रेंड लाइन का इक्वेशन बनाना है। कैसे करोगे बच्चा? जब भी आपको डेटा दे दे, पहले तो आपको कॉलम्स बनाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा पेज ले लेता हूँ। चलो कॉलम्स बनाते हैं। 2 कॉलम तो क्वेश्चन खुद देगा। एक का नाम है बच्चा ईयर और एक का नाम वो लोग ने रखा है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन को हम क्या बुलाएंगे बच्चा? प्रोडक्शन को हम बुलाएंगे वाई। ठीक है, वाई टी या वाई आप इसको बोल सकते हो, मैं वाई टी लिख देता हूँ। इसके बाद 3 और कॉलम, एक का नाम यू। ये कॉलम बच्चा थोड़ा सा स्पेस रखना, फिर यू का स्क्वायर और लास्ट में आप करोगे यू इंटू वाई टी। ऐसे 5 कॉलम्स आपको बनाना। अब बच्चा ईयर में क्या दिया? सर ईयर दिया 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, ऐसी बच्चा दिया 1983, फिर 1984, कहां तक दिया बच्चा? लास्ट इज 86, तो 1985 और 1986 ये आपके नंबर ऑफ ईयर्स हो गए। ठीक है। अब ईयर के बाद प्रोडक्शन देखो दिया है 0, 4,
4 2 6 8 5 9 4 5 9 4 और 10 10 ये आपका डेटा है। अब देखो बच्चा क्या करना होता है, ये सब लिखने के बाद u के लिए पहले आपको फॉर्मूला डिसाइड करना है और फॉर्मूला के लिए आप काउंट करोगे आपके कितने इयर्स है। तो अगर मैं काउंट करूं यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स तो मुझे बताना, एक लाइन अपन छोड़ देते हैं टोटल वगैरह के लिए। इसके नीचे मैं लिखता हूं ईयर n इज इक्वल टू, बोलो कितना नंबर ऑफ इयर्स है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है बच्चा। 11 इवन होता है कि ऑड होता है सर, ऑड होता है। तो जब भी आपका n ऑड है तो u का फॉर्मूला क्या होता है सर, u का फॉर्मूला होता है t माइनस मिडल ईयर डिवाइडेड बाय h। अब बच्चा ये मिडल ईयर कैसे ढूंढते हैं वो समझो। मिडल ईयर होता है 11 में एक ऐड कर दो 12, 12 का हाफ क्या होता है 6। तो जो स्टार्टिंग से 6th ईयर है ना वो आपका मिडिल ईयर है। कौन सा बच्चा, 1 2 3 4 5 6। तो मेरा मिडिल ईयर बच्चा 1981 आएगा। कौन सा आएगा 1981। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चा, t माइनस 1981। h का मतलब होता है हर एक ईयर में कितना डिफरेंस है सर, हर एक ईयर में एक एक साल का डिफरेंस है तो h की जगह पे 1 आएगा। तो यहां से बच्चा आपका u का क्या फॉर्मूला आ गया सर, u का फॉर्मूला आ गया t माइनस 1981। सबको ये समझा, यस सर, ये आपको u मिल गया। तो अब आपको इसके हेल्प से बच्चा ये थर्ड वाला कॉलम मिल जाएगा। u की जगह पे आप क्या लिखोगे बच्चा, t माइनस 1981 और ये t का मतलब ईयर होता है। तो हर एक ईयर को आप 1981 से सब्ट्रैक्ट करो। 1976 में से 1981 गया तो -5, 1977 में से 81 गया तो -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, 81 वाला सर 0 हो जाएगा। अब ऊपर नेगेटिव है ना बच्चा तो नीचे पॉजिटिव आएगा। क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। अब बच्चा u स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना, तो -5 का स्क्वायर 25, -4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, अगेन 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। ये भी समझा, यस। अब u इंटू वाई टी का मतलब क्या होता है बच्चा, ये दो कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना। What is -5 into 0? 0. What is 4 into -4? -16. What is 4 into -3? -12. What is 2 into -2? -4. What is 6 into -1? -6. What is 8 zeros are 0. What is 5 ones are 5. What is 9 twos are 18. What is 4 threes are 12. What is 10 fours are 40. What is 10 fives are 50. ये बन गया आपका टेबल। सबको टेबल समझ में आया। अब टेबल बनाने के बाद बच्चा अपने को टोटल लेना है, इन सारे कॉलम्स का अपने को टोटल का जरूरत है। तो इन सबका टोटल लेता है पहले सर वाई टी का, और टोटल है ना अपने पेस पे करो। मैं फास्ट करता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आपको फास्ट ही करना है। 4 + 4 बच्चा 8, 8 में 2 ऐड किया तो ये 10 हो जाएगा, बराबर है। 10 में 6 ऐड किया तो 16, 16 में 8 ऐड किया तो 24 हो जाएगा। 24 में 5 ऐड किया तो 29, 29 में 9 ऐड करोगे तो 38, 38 में 4 ऐड करोगे तो 42 और 10 और 10 20। तो 42 + 20 दिस विल गिव मी 62। क्या आएगा इसका टोटल बच्चा, 62। अब बच्चा u का टोटल कभी मत निकालना, u का टोटल हमेशा 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 0। लॉजिक क्या है, जितने वैल्यू ऊपर रहते उतने ही नीचे रहते हैं, तो सब उड़ जाता है, 0 हो जाता है। अब बच्चा जरा u स्क्वायर के लिए ट्रिक बताता हूं। जहां पे 0 है ना उसके पहले का काउंट कर लो और डबल कर दो। तो 25 + 16 41, 41 + 9 50, 50 + 4 54, 54 + 1 55। तो ये 55, तो इसके नीचे के भी सारे के टोटल 55 आएंगे। व्हाट इज 55 + 55 सर, 110 आ जाएगा। अब बच्चा लास्ट कॉलम ना थोड़ा ध्यान से करने का, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले सारे पॉजिटिव वाले को ऐड करो। 50 40 90, 90 + 12 102, 102 + 18 120, 120 + 5 125 प्लस में आ गया। अब बच्चा माइनस वाला करो, 16 12 कितना हो गया 28, 28 और 4 32, 32 और 6 कितना बच्चा 30। तो 125 में से 38 सब्ट्रैक्ट कर दो, आराम से करने का, कोई घाई नहीं है। 125 में से अगर आपका 38 गया तो दिस विल बिकम 87। तो इसका टोटल बच्चा कितना है आपको, 87 हो गया। सब कुछ मिल गया, टोटल वगैरह सब हो गया। अब बच्चा अपने को दो वैल्यूज ढूंढना है नॉर्मल इक्वेशन से।
एक ए का और एक बी का। सर पहला नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है? सर पहला नॉर्मल इक्वेशन होता है समेशन वाई टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी समेशन एन ए डैश प्लस बी समेशन यू डैश। ये होता है फॉर्मूला, समेशन वाई टी इक्वल टू एन ए डैश प्लस बी समेशन यू, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब सर वाई टी की टोटल कितनी है? 62। एन ए डैश, सर एन आपका है 11 और इसको आप लिखोगे ए डैश। सर ये बी डैश, समेशन यू कितना है बच्चा? 0। तो यहां से क्या हो गया? 62 इज इक्वल टू 11 इंटू ए डैश। यहां से बच्चा ए डैश आ गया, ए डैश आ जाएगा 62/11। अब आप बोलोगे सर ये कैसे कैलकुलेट करें, हमको पॉइंट मिनट में नहीं आते करने। एकदम आराम आराम से कर, 11 और 62, 11 का टेबल तो आता है ना, 11 5 जा 55, बचेगा 70, 11 पॉइंट डाल दो, ये 6 है, 11 6 जा 66, बचेगा 40, 11 3, तो सर ए डैश आ गया आपका 5.63। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखा तो भी चलता है, तो ए डैश आ गया 5.63। और जब भी आंसर पॉइंट में आएगा बच्चा, मैंने आपको बताया है लेक्चर में भी, आप ब्रैकेट में लिखो अप्रोक्स। क्या लिखोगे ब्रैकेट में? अप्रोक्स। तो आपका समेशन वाई टी इक्वल टू एन ए डैश प्लस बी डैश समेशन यू से ए डैश का वैल्यू 5.63 आ गया। अब बच्चा हमें बी डैश निकालना है। बी डैश के लिए सेकंड नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है बच्चा? सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन होता है बच्चा समेशन u इंटू वाई टी, समेशन u इंटू वाई टी इज इक्वल टू ए डैश समेशन u प्लस बी डैश समेशन u स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? समेशन u इंटू वाई टी इज इक्वल टू ए डैश समेशन u प्लस बी डैश समेशन u स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। देखो एक बार फॉर्मूला देख लो, आपको नहीं याद हो रहा है तो एक बार यहाँ पे देखो फॉर्मूला, समेशन यू वाई टी इज इक्वल टू ए डैश समेशन यू प्लस बी डैश समेशन यू स्क्वायर, बराबर है। अब सर समेशन यू इंटू वाई टी कितना है? 87। ए डैश सर हमको मिला है 5.63, बट सर समेशन यू 0 होता है तो ये 0 हो गया। सर बी डैश मुझे नहीं पता और समेशन यू स्क्वायर 110 था, तो ये बचेगा सर 87 इज इक्वल टू 110 इंटू बी डैश। तो क्या सर हम यहाँ से बी डैश निकाल सकते हैं? यस सर, क्या करोगे? 87 डिवाइडेड बाय 110। अब बच्चा यहाँ का ट्रिक देख, इसको तू कैसे करेगा? सर नीचे ऊपर का नंबर नीचे से छोटा है तो 0 पॉइंट जरूर आएगा आंसर में। अब सर देखो 11 का टेबल आता है, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, ये 88 से थोड़ा ही कम है ना, तो इसको लिखते हैं 0.79। अगर 88 होता तो 80 आता, 0.80, बट ये उससे थोड़ा सा कम है तो 0.79 लिख के तो छोड़ दे, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख? अप्रोक्स। अब बच्चा आपका दोनों नॉर्मल्स आ गए, तो अभी व्हाट इज ट्रेंड लाइन का नोटेशन? सर ट्रेंड लाइन होता है इसे लिखने का ट्रेंड लाइन, कैसे ढूंढने का सर? फॉर्मूला होता है वाई टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू, बस सिंपल सा फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज बच्चा ए डैश? सर ए डैश है 5.63 प्लस बी डैश कितना है? 0.79, और ये यू, ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन, और सम हो गया हमारा खत्म। है ना इजी, कुछ टफ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको टाइम देना पड़ेगा। अब सर इसी में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूं। सपोज आपको बोला बताओ, एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, सपोज आपको बोला बताओ प्रोडक्शन फॉर ईयर, अगर आपको बोला फाइंड प्रोडक्शन फॉर ईयर 1988, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो सर अपने टेबल में जो ईयर है वो 1986 से लास्ट है, बट पूछा 1988 का है। तो जब ऐसे कुछ आ जाए ना बच्चा, तो इस केस में क्या होता है? पहले आपको यू ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है? यू। सर यू क्या होता है? सर यू का फॉर्मूला था इस सम के लिए t माइनस 1981, तो t है 1988, तो 1988 में से 1981 माइनस कर दो, सर आपका u 7 आ जाएगा। अब क्या करो, ये जो आपका ट्रेंड लाइन का इक्वेशन आया ना, इसमें आप y ऑफ, सर t क्या है 1988, ढूंढने के लिए 5.63 को कुछ मत करो, 0.79 को कुछ मत करो, बस ये u के जगह पे क्या लिख दो? 7। अब 5.63 विल रिमेन एज इट इज, 0.79 इंटू 7 कर, तो 79 7 जा कर लो, 7 9 जा 63, 6 गया ऊपर, 7 7 जा 49, 49 प्लस 6 इज 55,
तो बच्चा ये आ गया 5.53 क्योंकि 0.79 है। अब बच्चा इन दोनों को ऐड कर तो ये आएगा 11.16। क्या आएगा? 11.16। तो आपको अगर कभी प्रोडक्शन वगैरह पूछा ना तो आपको ऐसे करना होता है। समझ में आया? तो पूरा सम क्लियर है कैसे सॉल्व होगा? तो डेटा के हेल्प से आपको ऐसे करना होता है। एक और सम हम करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का, ताकि आपको दो सम से पूरा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्लियर हो जाए। चलो सेकंड सम पे, कोई अगर मेरे साथ वीडियो में है, आपको करना है तो आप साथ में सॉल्व कर सकते हो, या बाद में भी अगर आप देखोगे तो मेरे साथ में आप सॉल्व करना, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। सेकंड सम, ये सब बोर्ड के ही क्वेश्चन है। फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन लाख टन्स फॉर द ईयर 71 टू 82। एक मिनट बच्चा, इस क्वेश्चन में और कुछ था क्या यहाँ पे? इन मिलियंस ऑफ टन्स था। कभी भी अगर आपको कोई ईयर का आंसर पूछे ना तो 11.16 ब्रैकेट में लिख देना इन मिलियन ऑफ टन्स। जैसे लिख दोगे तो डाउट नहीं आता एग्जाम में को। ठीक है, चलो अब इधर आपको बोला अमाउंट ऑफ शुगर प्रोडक्शन बताने के लिए इन लाख टन्स फॉर द ईयर 1971 टू 1982। एक डेटा दे दिया है, फिर से लिखा है फिट अ ट्रेंड लाइन टू अबाउट डेटा बाय मेथड ऑफ कौन सा? लीस्ट स्क्वायर। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपको बोला है दो कॉलम्स दिया है, पहले जो दिया है बच्चा उसको नोट डाउन करो, ईयर, और सेकंड कॉलम है तेरा प्रोडक्शन। ठीक है, यस सर। ईयर में क्या है सर? 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, ऐसे करते जाओ। 1977, 1978, 1979, कहाँ तक है बच्चा? 1982 तक, 1980, 1981 और लास्ट बच्चा 1982। ये सब दिया है। उसके बाद सर सेकंड कॉलम में आपको प्रोडक्शन दिया है 1 0 1 2 3 2 3 6 5 1 4 और लास्ट में बच्चा 10। ये आपको दे दिया डेटा। ठीक है, अब अगेन इवन हो डेटा या ऑड हो, काम सेम होता है। आपको आगे कॉलम्स कौन कौन सा बनाना है वो देखो। ईयर और प्रोडक्शन दिया है। थर्ड कॉलम का नाम सर, ईयर को आप क्या बुलाते हो? टी। प्रोडक्शन को क्या बुलाते हो बच्चा? सर प्रोडक्शन को हम बुलाते हैं यहाँ पे वाई टी। ठीक है, तीसरे कॉलम का नाम बच्चा यू होगा, और यू का एक फॉर्मूला बनेगा, वो थोड़े टाइम में पता चलेगा, इसके लिए थोड़ा सा गैप छोड़ देने का। फोर्थ का नाम बच्चा यू स्क्वायर, और फिफ्थ का नाम u इंटू वाई टी। ये आपका टेबल होता है, फिक्स टेबल। अब बच्चा क्या करोगे? सबसे पहले काउंट करो यहाँ पे कितना साल है। तो अगर मैं काउंट करूं 1971 से 82 तो 12 साल होता है। और 12 बच्चा ऑड होता है कि इवन होता है? सर 12 तो अपना इवन होता है, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डेटा है। तो अगर इवन नंबर ऑफ डेटा होता है तो इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका फॉर्मूला। सर व्हाट इज यू का फॉर्मूला अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है तो? सर यू का फॉर्मूला होता है 2 इंटू टी माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडल ईयर डिवाइड बाय एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो ये कैसे करेंगे। सर 2 को कुछ मत करो, टी को कुछ मत करो। 12 का हाफ क्या होता है? सर 12 का हाफ 6 होता है। तो स्टार्टिंग से सिक्स्थ ईयर कौन सा है बच्चा? 1 2 3 4 5 6 है। सिक्स्थ ईयर 76 है और सेवेंथ ईयर 77 है। इन दोनों का बच्चा अपने को एवरेज लेना है, मतलब 1976 और 1977 इन दोनों का एवरेज। एवरेज मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है दोनों के बीच का वैल्यू। तो सर 76 और 77 के बीच में क्या आता है? 1976.5। ऐसे करने का। सर h कितना है? 1, तो नीचे 1 लिखोगे। आई होप ये सबको समझा है। ये कैसे लेने का क्लियर है? दो मिडिल ईयर आएगा ना, फर्स्ट को भाव देने का ना सेकंड को, दोनों के बीच में। तो ये मिल गया आपका u का फॉर्मूला। ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे चिपका दो। u इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 1976.5 डिवाइडेड बाय 1। ये फॉर्मूला था। अब सर इसको बनाने का कैसा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ऑड में बच्चा एक एक का ही गैप होता था, इवन में ना दो दो का गैप होता। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। आप पहले ना बच्चा जो 76 वाला ईयर है ना उसका कर लो। 76 में से 76.5 गया तो -0.5, -0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -1, तो बच्चा ये -1 आ गया। एक बार 77 का भी कर लो। 77 में से 76.5 गया तो 0.5, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +1। -1 और +1 में कितने का डिफरेंस है? 2 का,
तो ऊपर दो दो कम करते जाओ, नीचे दो दो ऐड करते जाओ। तो ये कितना हो जाएगा सर, 3 5 7 9 11, और ये हो जाएगा -3 -5 -7 -9 -11। सर हमको आप पे भरोसा नहीं है, ठीक है, एक वेरीफाई कर ले। 71 ले लो, 71 में से 76.5 गया तो -5.5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -11 हो जाएगा। यस और नो, तो हो रहा है ना, तो ऐसे ही करते हैं। अब सर यू स्क्वायर, यू स्क्वायर सर कैसे करोगे, जो भी नंबर आया बच्चा उसका स्क्वायर। व्हाट इज -11 का स्क्वायर, 121। व्हाट इज -9 का स्क्वायर, 81। व्हाट इज 7 का स्क्वायर, 49। व्हाट इज 5 का स्क्वायर, 25। व्हाट इज 3 का स्क्वायर, 9। What is 1 का स्क्वायर, 1। What is 1 का स्क्वायर, 1। What is 3 का स्क्वायर, 9। What is 5 का स्क्वायर, 25। 7 का स्क्वायर, 49। 9 का स्क्वायर, 81। 11 का स्क्वायर, 121। ये भी समझा? यस सर। अब नेक्स्ट बच्चा आपको लास्ट कॉलम क्या करना है, u इंटू वाई टी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई। व्हाट इज 1 इंटू -11, सर -11। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। 1 इंटू -7 करोगे तो -7। 2 इंटू -5 करोगे तो -10। 3 इंटू -3 करोगे तो -9। 2 इंटू -1 करोगे तो -2। 3 1 जा करोगे तो 3। 6 3 जा करोगे तो 18। 5 5 जा करोगे तो 25। 1 7 जा करोगे तो 7। 4 9 जा 36, और 10 11 जा 110। ये आ गया आपका पूरा टेबल। आई होप सबको टेबल कैसे बनते हैं समझा। अब सेम काम सर, आगे का पूरा काम सेम है। इसका बच्चा आपको टोटल लेना है। इसका क्या लेना है आपको, टोटल। तो अभी टोटलिंग में थोड़ा सा मेहनत है, ध्यान से करना। सर पहले आप u वाले का टोटल ले लो, yt का। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24, 24 + 4 28 + 10 बच्चा 38 होता है। कितना होता है, 38। 38 आ गया। सर आपने बोला था जो u होता है उसका टोटल इज ऑलवेज फिक्स्ड। यस सर, u का टोटल हमेशा 0 होगा, भले इवन हो भले ऑड हो, 0 ही आएगा। अब बच्चा इसका मैंने तुमको ट्रिक बोला है। क्या बोला है ट्रिक, जहां पे सेम डेटा दिख जाए ना उसके ऊपर का ऐड कर दो और डबल कर दो। तो पहले इसको ऐड करते हैं, 1 और 9 10। 10 में अगर आपने 25 ऐड किया 35। 9 और 1 होता है 10, तो ये 45। 45 में 40 ऐड किया तो 85। 85 में 80 ऐड किया 165। 165 में 100 ऐड किया 265, और ये बच्चा 21, तो 286 इसका आ रहा है। इसको डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, तो सर ये हो जाएगा 2 6 12, ये हो गया 7, ये हो गया 1, तो 572 इसका टोटल आएगा। कितना आएगा बच्चा, 572। और फाइनली लास्ट कॉलम पे आओ। सर लास्ट कॉलम में क्या करोगे, देखो पहले ना सारे पॉजिटिव वाले को करने का। 110, 36, 7, 25, 18, 3। देखो कैसे करोगे, 3 और 7 होता है 10, 3 और 7 10, ठीक है। 10 + 110 सर 120। 120 में 36 156। 156 + 25 181, और 181 + 18 सर 199 प्लस में टोटल। अब बच्चा माइनस वाला ले लो, इसको ही पहले ऐड कर लो। 11 + 7 18, 18 + 10 28, 28 + 9 37, 37 + 2 39, तो सर 39 आ गया माइनस में। तो 199 में से 39 गया तो कितना सर 160, तो इसका टोटल बच्चा 160 आ गया सब कुछ टोटल। यस सर। अब टेबल बन गया तो आगे का काम में तो आप एक्सपर्ट हो। क्या करोगे सर आगे के लिए, अब a' और b' चाहिए, तो सर a' के लिए इक्वेशन बताओ। यहाँ पे ना ऐसा हेडिंग लिख देने का, नॉर्मल इक्वेशंस। तो नॉर्मल इक्वेशंस का बात करते हैं। पहला नॉर्मल इक्वेशन बच्चा होता है समेशन yt इज इक्वल टू a' इंटू n प्लस b' समेशन u। सर समेशन yt का टोटल क्या है 38, आपका n 12 है तो 12a' और b' से समेशन u 0 है, तो यहां से a' का वैल्यू आ जाएगा 38 / 12। इसको आप छोटा कर लो। सर ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आता है, 2 19 जा 2 6 जा। सर 6 का टेबल आपको आता है क्या, यस सर 6 3 जा 18, बचेगा 10, 6 1 जा 6, बचेगा 40, 6 6 जा। सो सर 3.1666 रिपीट होगा,
आपको जो तो आप आगे लिख दो 1667, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए डैश आ गया। अब बच्चा सिमिलरली आप बी डैश ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे अभी? बी डैश। सर बी डैश के लिए सेकेंड इक्वेशन यूज करो। क्या होता है सेकेंड इक्वेशन बच्चा? सर सेकेंड इक्वेशन होता है आपका समेशन u इंटू वाई टी इज इक्वल टू ए डैश समेशन u प्लस बी डैश समेशन यू स्क्वायर। समेशन u इंटू वाई टी इज इक्वल टू ए डैश समेशन u प्लस बी डैश समेशन यू स्क्वायर। अब बच्चा हमेशा याद रखना फर्स्ट इक्वेशन से a मिलेगा और सेकेंड इक्वेशन से b मिलेगा। तो समेशन u इंटू वाई टी का टोटल बच्चा 160 है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बी डैश मिसिंग है। समेशन यू स्क्वायर का टोटल बच्चा 572 है। तो पहले बी डैश ढूंढ लेते हैं। क्या करोगे बच्चा? 160 डिवाइडेड बाय 572। ये दोनों नंबर बच्चा कोई टेबल में जाता है क्या? सर 280 जा और ये हो गया आपका 2 2 जा 4, बचेगा 17, 2 8 जा 16, बचेगा 12, 286। अब ये वापस ये 2 में जाएगा, 240 जा और नीचे वाला हो गया सर 2 143 जा। अब सर इसको कैसे डिवाइड करते हैं? ध्यान से देखो, नॉर्मल मेथड से कर देगा। अंदर 40 बाहर 143, ये तो सर नहीं जाता तो 0 आ गया, इसको बना दो 400। 143 का टेबल ना मुझे आता है ना आपको, 14 का आता है। तो इट इज 14 2s are 28, तो मैं 143 2s करूंगा तो ये 286 आएगा। ठीक है, अब बच्चा 114 है ना। अब इसके आगे भी क्या डाल दो? एक 0 डाल दो। तो 143 के टेबल में अगर आप 14 का टेबल पढ़ोगे तो 14 8 112 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली ना ये 0.28 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 0.28 आएगा। एक बार कैलकुलेटर पे भी करके देखते हैं। 40 डिवाइड बाय 143 था ना, 40 डिवाइड बाय 143 तो 0.2797 आता है। तो आप लिख सकते हो ना 0.28 आप लिख सकते हो। तो आपका बी डैश आएगा बच्चा 0.28। क्लियर विद दिस? यस, दोनों मिल गया? हाँ सर। अब दोनों मिल गया तो आपका ट्रेंड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो हेडिंग डाल दो ट्रेंड लाइन। सर कैसे ढूंढते हैं ट्रेंड लाइन? वाई टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश समेशन बी डैश यू, ये फॉर्मूला होता है। अब सर वाई टी इज इक्वल टू ए डैश है 3.1667 और बी डैश है बच्चा 0.28 इंटू क्या करोगे? यू। तो ये आपका बच्चा हो गया ट्रेंड लाइन का इक्वेशन। क्लियर हो गया पूरा? समझा कैसे सॉल्व होता है? तो ये है बच्चा ट्रेंड लाइन को निकालने का मेथड। अब मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन टफ वाले लिए, इजी वाला आप खुद ट्राई करो। बोर्ड्स में तो इससे भी चिंदी आएगा कैलकुलेशन, जैसे नंबर्स जो आपको डिवाइड करने भी आते हैं तो आप कर सकते हो, बट मेथड आपको आई होप समझे। अब बच्चा जो नेक्स्ट तरीका होता है सेक्युलर ट्रेंड को ढूंढने का। सेक्युलर ट्रेंड को ढूंढने का कितना तरीका था सर? तो सेक्युलर ट्रेंड को ढूंढने का 3 तरीका था, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मूविंग एवरेजेस और ग्राफिकल। तो हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पढ़ लिया। ग्राफिकल का पॉइंट देखो, उसका लास्ट में एक सम बता दूंगा। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज करना है। ये बच्चा एकदम लड्डू क्वेश्चन है। इसमें ना अभी आपको हर साल बोर्ड में या तो 3 4 5 में से कुछ आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम 4 ईयरली और 5 ईयरली में से ही क्वेश्चन आता है। 4 ईयरली थोड़ा सा ट्रिकी है, 5 और 3 तो एकदम चिंदी है। सबका सब में मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, आप सब में आ जाओ। सर यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखा है बट आपको मैं सब में बताता हूँ, ज्यादा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। चलो एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये देखो मैंने लिया है 3 ईयरली। एक पॉइंट बच्चा मैं यहाँ पे और आपको बता देता हूँ। आप बोलोगे सर हर क्वेश्चन का एच तो 1 ही रहेगा, जरूरी नहीं है। अब तक जो हमने 2 क्वेश्चन देखा उसमें 1 था। सपोज यहाँ पे 1970 1975 1980 होता तो इसका एच कितना होता? 5 होता। फिर अपने को क्या करना पड़ता? जैसे ये फर्स्ट वाले का आंसर ऊपर का सॉल्व करके -11 आया, ये है ना बच्चा, फिर 5 से डिवाइड हो जाता। तो याद रखना एच हर बार 1 नहीं होता है, कभी कभी इट कैन चेंज ऑल्सो। तो क्वेश्चन सही से पढ़ना। अब आ जाओ 3 ईयरली मूविंग एवरेज पे, तो एकदम चिंदी है। सर देखो लास्ट में लिखा होता है obtain trend values for the above data using 3 yearly moving average। क्या बोला है? 3 yearly moving average यूज करने बोला है। देखो कैसे करने का, सबसे पहले टेबल कैसे बनाने का। सर ईयर दिया है, ये ना प्रोडक्शन भी बोल सकता है और कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे IMR दिया तो मैं वही लिखता हूं। अभी तीसरा कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे लिखने का 3 yearly moving total, 3 yearly moving total। और चौथे का नाम लिखने का बच्चा 3 ईयरली मूविंग एवरेज, यही नाम लिखना जो मैं लिखा रहा हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप मूविंग एवरेज मेथड यूज करते हो
लास्ट कॉलम में हमेशा लिखने का ट्रेंड लाइन या ट्रेंड वैल्यूज, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्क्स जाएंगे। ठीक है, यस। अब आ जाओ, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सर ईयर में दे रखा है 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 और सर 2010, ये आपके ईयर है। सर IMR भी कॉपी कर लो, 10, 7, 5, 4, 3, 1, 2। अब सिंपल मेरा दिमाग समझो, जब भी 3 अर्ली का क्वेश्चन आएगा ना, आपका फर्स्ट और लास्ट का आंसर कभी नहीं निकलेगा। 3 अर्ली में फर्स्ट और लास्ट नहीं निकलता, पहले डैश कर देने का। अब बच्चा पहले 3 का टोटल, मतलब पहला 3 ये हो गया, 3 इवन होता है कि ऑड होता है? सर ऑड होता है, तो ऑड का हमेशा आंसर आता है मिडिल वैल्यू पे। तो इन 3 का टोटल आपको इसके मिडिल में लिखना, मतलब कहां पे लिखोगे? 1985 में। क्या लिखोगे सर 1985 में? 10 प्लस 7 प्लस 5। सर हम डायरेक्ट टोटल लिखा तो भी चलता है पेपर में, बट आप लिखो ताकि जब रीवेरिफिकेशन करोगे तो आंसर पता चले। सर नेक्स्ट दिन कौन सा होगा सर? 85, 90 और 95, ऊपर का एक छोड़ देने का। अब इन 3 का बीच वाला क्या है सर? 1990, तो क्या लिखोगे बोलो? 7 प्लस 5 प्लस 4। ऐसे नेक्स्ट बोलो, एक और छोड़ दो अभी, 5, 4, 3, एक और छोड़ दो सर, 4, 3, 1, एक और छोड़ दो, 3, 1, 2। ये समझा? नाउ व्हाट इज बच्चा 10 प्लस 7 प्लस 5 सर 22, 7 प्लस 5 प्लस 4 16, 5 प्लस 4 प्लस 3 12, 4 प्लस 3 प्लस 1 8, 3 प्लस 1 प्लस 2 6। ये आ गया। अब सर 3 अर्ली मूविंग एवरेज के लिए इन सारे आंसर्स को 3 से डिवाइड कर दो। 22/3, 16/3, 12/3, 8/3, 6/3। अब मैं आपको कैलकुलेशन का ट्रिक भी बता देता हूं। जब भी 3 के टेबल से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर 1 आ सकता है तो 2 आ सकता है। अगर रिमाइंडर 1 आया ना, तो आंसर में लिख देने का 0.33, जो भी पॉइंट वाला वैल्यू आएगा, और 2 आएगा तो बच्चा लिख देने का 0.66 या 67, कुछ भी लिखा राइट मिलता है। तो 22 3 से 3 7 21, रिमाइंडर सर एक बचेगा तो 0.33। 16 3 से 3 5 15, रिमाइंडर एक बचेगा 0.33। 3 4 12, तो सर ये 4 आएगा। 3 2 6, सर रिमाइंडर 2 आएगा तो 0.66 या 67। 6 डिवाइडेड बाय 3 सर नथिंग बट 2। ये जो आपका टेबल बना है ना, इसी को बोलते हैं 3 अर्ली मूविंग एवरेज का टेबल। बस इतना सा काम करके आना है। अगर 3 अर्ली आएगा तो मुझे भरोसा है 3 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे, बट ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको सिखाया। अच्छा भी लगता है और समझ में भी आपको आएगा। और याद रखना, लास्ट कॉलम में ट्रेंड लाइन या ट्रेंड वैल्यू लिखना मैंडेटरी है, नहीं लिखा तो हाफ से 1 मार्क जा सकता है। समझ में आया 3 अर्ली? तो 3 अर्ली में 4 कॉलम बनता है, ईयर, प्रोडक्शन, 3 अर्ली मूविंग टोटल, 3 अर्ली मूविंग एवरेज, 3 अर्ली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड लाइन या ट्रेंड वैल्यूज लिखने का। मेरे हिसाब से ना ट्रेंड वैल्यू लिखो, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए, ट्रेंड वैल्यू। तो ट्रेंड वैल्यू लिखो और ये कॉलम बनाओ। पहले का और लास्ट का आंसर 3 अर्ली में नहीं निकलता है, आपको याद रखना है। 3 साल का टोटल उसके बीच में लिखो। अब 3 के बाद पहले बच्चा 5 करता है, फिर 4 पे आता है, क्योंकि 3 और 5 ऑलमोस्ट सिमिलर है। 5 का मैंने 2 सम रखा है सिर्फ कैलकुलेशन समझाने के लिए, 4th। Following table shows gross capital information for years 1962 to 75. लास्ट में क्या बोला? obtain the trend values using 5 yearly moving average। तो 5 yearly moving average से ट्रेंड लाइन निकालना है। करे सर, आ जाओ टेबल बनाओ। ईयर, सर ग्रॉस कैपिटल इंफॉर्मेशन को मैं सीधा GCI लिखता हूँ, ठीक है। ईयर क्या है सर? 1966, ऐसे 67, 68, 69, 1970, 1971, 1972, सर कहां तक है? 75, 1973, 1974 और लास्ट में सर लेंगे 1975। ठीक है, ईयर मिल गया। सर GCI बोलो, पहले का 20, फिर सर 25, फिर 25, 30, 35, देखो ये पेपर में भी आया है और 4 मार्क के लिए आया था। 30, 45, 40, 55 और 65। चलो अब इसका काम करते हैं। सर इसमें क्या होगा? जैसे 3 अर्ली में बच्चा थर्ड कॉलम का नाम क्या था? 3 अर्ली मूविंग टोटल। यहां पे नाम होता है 5 ईयरली मूविंग टोटल, ठीक है।
और वैसे ही बच्चा जो फोर्थ कॉलम का नाम होगा वो होगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज। और अब अगेन लास्ट कॉलम के इधर आपको लिखना है ट्रेंड क्या वैल्यूज। ठीक है, यस सर, टेबल समझा। अब सर एक चीज बताओ, 3 ईयरली में सर आपने बोला था ऊपर और नीचे का आंसर नहीं निकलता एक एक का। 5 ईयरली में भी ऐसे ही ट्रिक है, ऊपर का 2 और लास्ट का 2 का आंसर नहीं निकलता। ऊपर का 2 लास्ट का 2 आंसर नहीं निकलेगा, तो सर बीच वाला सब निकलेगा। चलो पहले वाला ढूंढते हैं सर। पहले 5 साल का टोटल सर, 1 2 3 4 5। 5 इवन होता है कि ऑड होता है सर? ऑड होता है, तो ऑड का मिडिल ईयर पे आता है सर। मिडिल ईयर क्या है पहले 5 का? 1968। तो पहला टोटल 1968 में लिखोगे, क्या लिखोगे? 20 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35। ठीक है, अब एक बच्चा छोड़ के नेक्स्ट 5 लो। 25 25 30 35 फिर से 30। ठीक है, और एक छोड़ के नेक्स्ट 5 लो। 25 30 35 30 और सर 45। और एक छोड़ो, देखो छोड़ना किसको है ना, यहीं से समझ जाने के लिए छूट जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा 30 35 30 45 40 और एक छोड़ दो। 35 30 45 40 55। फाइनली लास्ट 30 45 40 55 65। ये समझ में आया? यस सर। अभी बच्चा इन सबको ऐड कर, 20 25 45 50 70 135 आएगा सर पहले। सेकेंड 25 25 50 50 में 30 ऐड किया 80 80 में 35 ऐड किया 115 115 में 30 ऐड किया 145। नेक्स्ट बच्चा 30 30 60 60 प्लस 25 85 85 प्लस 35 120 120 प्लस 45 165। नेक्स्ट 30 30 60 60 में 40 ऐड किया 100 100 में 45 145 145 में 35 180। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा नेक्स्ट होगा 30 35 45 35 प्लस 45 बच्चा 80 80 में 30 ऐड किया 110 110 में 40 150 150 प्लस 55 205। और फाइनली लास्ट वाला 30 प्लस 45 75 75 प्लस 40 115 115 प्लस 55 170 170 प्लस 65 235। क्या आता है? 235। सारे टोटल मिल गए। अब सर लास्ट में क्या करोगे, इन सारे टोटल को डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 ईयरली है। तो 135 बाय 5 145 बाय 5 165 बाय 5 180 बाय 5 फिर 205 बाय 5 फाइनली 235 बाय 5। ठीक है, यस सर। अब 5 से डिवाइड करना है सर। 5 से डिवाइड करने का एक ट्रिक बताता हूँ। ये नंबर जो भी है ना इसको डबल कर दो, तो 135 का डबल इज 270 और जो लास्ट वाले है ना उसके पहले पॉइंट डाल दो 27 आएगा। 145 का डबल कर दो 290 तो 29.0 आएगा। 165 का डबल होता है सर 333 333 330 तो ये 33.0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 180 का डबल सर 360 तो 36.0 आएगा। 205 का डबल 410 तो 41.0 आ जाएगा। 235 का डबल 470 तो 47.0 आएगा। तो बच्चा ये जो टेबल आपका बना है इसे ही कहा जाता है 5 ईयरली मूविंग एवरेज। बोल भाई, किसी को 5 ईयरली में डाउट है क्या? 5 ईयरली में कोई भी डाउट 5 ईयरली में होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सिंपल है। क्लियर हो गया? क्या सबको 3 और 5 समझ में आया? यस। तो 3 ईयरली और 5 ईयरली ऐसे करते हैं। अब बच्चा करते हैं 4 ईयरली, फिर उसके बाद एक ग्राफ का सम और ऑब्जेक्टिव, चैप्टर खत्म। देखो कितना सिंपल चैप्टर है। आप अगर ये वीडियो देखोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 7 मार्क्स तो आपका सिक्के में। बाकी देखना नहीं देखना वो आपके ऊपर है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। चल एक और 5 ईयरली मैंने लिया है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा समझाने के लिए, तो ये भी एक कर देते हैं। आ जाओ ईयर, चलो फटाफट करते हैं। ईयर, सेकेंड कॉलम का नाम प्रोडक्शन, थर्ड का नाम बच्चा अगेन 5 ईयरली मूविंग टोटल, और लास्ट वाले का नाम बच्चा 5 ईयरली
मूविंग क्या एवरेज, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चा, ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, यस, तो ये टेबल बनेगा। ईयर क्या है सर, 1962, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, कहाँ तक है बच्चा, 72, 71 और लास्ट में 72। ठीक है, वो मैं 19 नहीं लिख रहा हूँ, वो लिख लेना। प्रोडक्शन में क्या है, 0, 0, 1, 1, 4, 2, 4, 9, 7, 10 और 8, ये आ गया आपका प्रोडक्शन। अब बच्चा 5 ईयरली मूविंग टोटल में 5 डेटा को ऐड करो, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 4, ऐसे करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोला था, 5 ईयरली में स्टार्टिंग का दो और लास्ट का दो नहीं निकलता है, तो पहले जो नहीं निकलता है उसको हमेशा डैश कर, नहीं तो तेरा सम रॉन्ग हो जाएगा, फ्री का मार्क्स तो गवा देगा। समझ गया, अब करो 0 0 1 1 4, एक 0 को छोड़ दो, 0 1 1 4 2, 0 को छोड़ दो, 1 1 4 2 4, एक को और छोड़ दो, 1 4 2 4 9, एक को और छोड़ दो, 4 2 4 9 7, एक को और छोड़ दो, 2 4 9 7 10, एक को और छोड़ दो, 4 9 7 10 और 8। समझ में आया, यस। वे टोटल बोलो सर, ये 6, ये हो गया तुम्हारा 8, ये हो गया तुम्हारा 2 4 8 12, ये हो गया तुम्हारा 7 11 20, ये हो गया तुम्हारा 19 26, ये हो गया 6 15 22 32 और लास्ट वाला 13 20 30 38, ये आ गया। अब सर 5 ईयरली एवरेज के लिए सबको 5 से डिवाइड करो, 6 डिवाइडेड बाय 5। मुझे इधर एक ट्रिक सिखाना है आपको, इसके लिए मैंने क्वेश्चन 2 बार ले लिया। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग ले लिया बट 5 ईयरली का, ये हो गया। अभी देखो ट्रिक में क्या बताता हूं आपको, समझो। आप 5 से डिवाइड करके भी कर सकते हो, बट मेरा ट्रिक क्या है, नंबर को ना डबल कर दो, तो 6 का डबल 12 और 2 के पहले एक पॉइंट डाल दे 1.2, ऐसे 8 का डबल बच्चा 16, एक पॉइंट डाल दे, 12 का डबल 24, एक पॉइंट डाल दे, कितना टाइम लग रहा है, 20 का डबल 40, एक पॉइंट डाल दे, 26 का डबल 52, एक पॉइंट डाल दे, 32 का डबल 64, एक पॉइंट डाल दे, 38 का डबल 76, एक पॉइंट डाल दे। बोल भाई, समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा 5 ईयरली मूविंग एवरेज का क्वेश्चन खत्म। बोलो, किसी को नहीं समझा क्या 5 ईयरली, तो 5 ईयरली पेपर में बहुत बार आता है, तो आपको 5 ईयरली बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब सर मैं एक आपको सिखाऊंगा 4 ईयरली, फिर मेरा काम खत्म हो गया इस चैप्टर का। चलो एक अभी 4 ईयरली करते हैं। सर 4 ईयरली है ना, इधर मैंने ऐड किया है, एक ग्राफिकल है, एक 4 ईयरली करते हैं, फिर एक ग्राफिकल और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ये देखो बच्चा, 4 ईयरली का सम है। 4 ईयरली थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आप प्लीज मेरे साथ में सॉल्व करना। बोला यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। पहली बात, जब भी 4 ईयरली मूविंग एवरेज का क्वेश्चन आएगा, यू शुड ऑलवेज राइट ऑल योर डेटा विद अ 1 लाइन का गैप। एक लाइन का हर डेटा के बीच में क्या छोड़ोगे, गैप। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पहले आपको याद रखना है। तो अब देखो क्या क्या डेटा है सर, ईयर, सेकंड, इधर ना बहुत कॉलम्स बनता है, सेकंड का नाम प्रोडक्शन, इसके बाद थर्ड वाला कॉलम का नाम होता है 4 ईयरली मूविंग टोटल, फोर्थ का नाम बच्चा होता है 2 यूनिट, सॉरी 4 ईयरली मूविंग टोटल, फिर फोर्थ का नाम होता है 4 ईयरली मूविंग एवरेज। क्या बोलते हैं इसको, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। फिर फिफ्थ का नाम होता है 2 यूनिट मूविंग टोटल, और लास्ट का नाम होता है बच्चा 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। और एक चीज मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट में लिख देने का ट्रेंड वैल्यू। मेरे पास जगह नहीं होता ना ट्रेंड वैल्यू, तो कॉलम बनाने आना चाहिए। 6 कॉलम बनता है, पहले का नाम ईयर, फिर प्रोडक्शन, फिर 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग एवरेज,
2 यूनिट मूविंग टोटल, एंड लास्ट कॉलम का नाम होता है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सबको टेबल कैसे बनेगा ये समझे? यस। अब हर डेटा के बीच में ना एक लाइन का गैप छोड़ना है। मेरा डेटा यहां से लिखना मैं शुरू करूंगा 1931, एक लाइन का गैप छोड़ो 1932, एक और लाइन का गैप छोड़ो 1933, फिर एक और लाइन का गैप छोड़ो 1934, एक और लाइन का गैप छोड़ो 1935, एक और लाइन का गैप छोड़ो 1936, कहां तक है सर? लास्ट है 42। फिर एक और लाइन का गैप छोड़ो 1937, एक और लाइन का गैप छोड़ो 1938, एक एक लाइन का गैप छोड़ के जरूर लिखना 1939, एक और लाइन का गैप छोड़ो 1940, कहां तक है सर? लास्ट है 42 ना, तो 1941, और एक और लास्ट में आ जाएगा बच्चा 1942। ठीक है, इतना ही मैंने पेज लिया था। याद कैसे रखने का? सिंपल है, एक दो सम सिमिलर टाइप का सॉल्व किया तो याद हो जाएगा। 6 कॉलम बनाना है, पहले का नाम ईयर, सेकंड का नाम प्रोडक्शन, 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 2 यूनिट मूविंग टोटल, और लास्ट का नाम होता है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अबे तू तो पास हो गया ना, अभी क्या याद करेगा? बीकॉम में है ये? मुझे नहीं पता, बीकॉम में टाइम सीरीज है क्या? मुझे आइडिया नहीं है। 0 1 2 3 2 3, डेटा जरा बराबर लिखना, 3, फिर सर 4 5 6 7 4 8, 6 7 4 और 8। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो यहां से शुरू होता है, प्लीज ध्यान दो सब लोग। 4 ईयरली का मतलब होता है पहले, 4 ईयरली मूविंग टोटल का मतलब पहले 4 साल का टोटल। अब 4 ऑड होता है कि इवन होता है सर? 4 तो इवन होता है। तो इवन का हमने क्या बोला था? एक मिडिल ईयर होता है कि 2 होता है सर? 2। तो इसका ये मतलब है हमारा जो पहले 4 साल का टोटल आएगा ना, वो दूसरे और तीसरे के बीच में आएगा। कहां पे आएगा बच्चा? सेकेंड और थर्ड के बीच में। क्या सबको ये समझा? देख बच्चा, 4 तेरा इवन होता है। इवन के याद रखना 2 मिडिल ईयर्स होते हैं, तो 1932 और 33 दोनों मिडिल ईयर होगा। उनके बीच का मतलब एवरेज लो, तो बीच में एक लाइन खाली है ना, वहां पे पहले 4 का टोटल लिखोगे। क्या लिखोगे? 0 +1 +2 +3, तो सर ये 6 आ गया। अगेन एक लाइन का गैप छोड़, जिधर जिधर गैप छूटा है ना, वहां पे टोटल लिखना है। एक को छोड़ो, 1 2 3 2, सर ये 8 हो गया। और एक लाइन का गैप छोड़ो, सर ये हो जाएगा 2 3 2 3, सर ये 10 हो गया। एक और लाइन का गैप छोड़ो, 3 2 3 4, सर ये हो गया 12। और एक लाइन का गैप छोड़ो, सर ये हो गया 2 3 4 और 5, तो सर ये हो गया आपका 7 11 16। और एक लाइन का गैप छोड़ो, 3 4 5 6, तो सर ये हो गया 11 15 18। और एक लाइन का गैप छोड़ो, 4 5 6 7, तो सर ये हो गया 11 9 15 22। और एक लाइन का गैप छोड़ो, 5 6 7 4, तो सर ये हो गया 11 17 22। और फाइनली 6 7 4 और लास्ट में बच्चा 8 है, तो ये हो गया अपना 12 19 25। तो ये हो गया टोटल। सबको टोटल कहां पे लिखना है समझा? एक एक लाइन का गैप छोड़ के जो ईयर्स के बीच में गैप है वहां पे लिखना, पहला टोटल दूसरे और तीसरे के बीच में आएगा। अब सर फोर्थ का नाम क्या लिखा है? 4 ईयरली मूविंग टोटल। तो इन सारे टोटल को 4 से डिवाइड करें, तो देखो यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 4, 8 डिवाइड बाय 4, 10 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4, 16 डिवाइड बाय 4, 18 डिवाइड बाय 4, 22 डिवाइड बाय 4, अगेन 22 डिवाइड बाय 4, 25 डिवाइड बाय 4, तो फाइनली इतने ही है ना। हाँ, अब 4 के डबल का रिमाइंडर आप याद रखो। 4 से अगर डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया तो 0.25, रिमाइंडर 2 आया तो 0.5, और रिमाइंडर 3 आया तो 0.75। ये होते हैं उनके रिमाइंडर्स, याद रखने का। तो 6 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा तो 0.50 लिख देगा। 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 ही आएगा। 10 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 0.50। 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आएगा। 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आएगा।
18 को 4 से डिवाइड किया तो 4 4 जा 16, 2 बचेगा तो 0.50। 22 को 4 से डिवाइड किया तो 4 5 जा 5, 20, अगेन 2 बचेगा तो 0.50, अगेन 5.50, और फाइनली 4 6 जा 24, एक बचेगा तो 0.25। ये हो गया आपका ये कॉलम, ये भी सबको समझा। अब बच्चा 2 यूनिट मूविंग टोटल वाला इंपॉर्टेंट है। 2 यूनिट मूविंग टोटल का मतलब होता है ये जो पहला दो टोटल है इनको इनके सेंटर में लिखने का ऐड करके। कहां पे लिखना है? इनके सेंटर में। सेंटर में मतलब ईयर के अगेंस्ट। तो 1.5 प्लस 2 इस कितना बचा? 3.50। ऐसे ही इन दोनों को इसके सेंटर में, तो 2 प्लस 2.5 4.5। सर क्या ये प्लस करके दिखाना है? अगर आपको लगता है दिखाना चाहिए तो दिखाओ, नहीं दिखाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स फुल मिलेगा। 2.5 प्लस 3 5.50, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 4.5 सर 8.50, 4.5 प्लस 5.5 सर 9, है ना? ऐसे ही बच्चा 5.5 प्लस 5.5 सर 11, और 5.5 प्लस 6.25 ये बराबर ऐड करना। मैं ना इसको ऐसे कर लेता हूँ 550 प्लस 625, तो वो मुझे मालूम है कि वो 1175 होता है, तो ये 11.75 हो गया। अब बच्चा लास्ट कॉलम में लिखा है हमने 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग। इसका मतलब 4 से डिवाइड नहीं करना है, बस उसका नाम है। आपने बच्चा इन दोनों टोटल करते वक्त दो को ही लिया ना, तो ये सब डिवाइड बाय 2 होगा। तो लास्ट कॉलम का नाम होगा बच्चा 3.50 डिवाइड बाय 2, 4.50 डिवाइड बाय 2, 5.50 डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2, ऐसे बच्चा 8.50 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 2, और ऐसे बच्चा 11 डिवाइड बाय 2, ऐसे बच्चा 11.75 डिवाइड बाय 2। ऐसे कर लो। सर अभी 3.5 को 2 से डिवाइड किया तो 1.75 होता है, 350 का हाफ। 4.5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.25 होता है। 5.5 को 2 से 550 का 500 का 250, 50 का 25, तो 2.75। 700 का हाफ इस बच्चा 350, तो 3.50। 850 का हाफ इस 425, तो 4.25। देख ऐसे करेगा फटाफट होता है। 900 का हाफ इस 4.50, वैसे 11 का हाफ इस 5.50, और लास्ट वाला बच्चा ऐसे कर ले। अभी इसको थोड़ा ध्यान से करना। 2 5 जा 10 बचेगा 17, 2 8 जा 16 बचेगा 15, 2 7 जा 14 बचेगा 10, 875। तो 0.75 कभी भी आए तो 875 कर लो। अब देखो इसमें भी दो आंसर्स नहीं निकलेंगे, तो जो नहीं निकलेगा ना ऊपर का दो और नीचे का दो बच्चा उनको डैश कर देना। क्या कर दोगे? उनको डैश। और इस तरह से बच्चा 4 ईयरली पूरा सॉल्व होता है। समझ में? आप टेबल वेबल अच्छे से बना लेना, बट करना ऐसे होता है। समझा? जिनको भी 4 ईयरली में प्रॉब्लम आता है आप ये सोल्यूशन 2 से 3 बार देख लो, आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बच्चा एक ग्राफिकल बता देता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके खत्म करते हैं। ग्राफिकल देखो चांसेस बहुत कम है, बट अगर आया तो कैसे करेंगे वो समझो। ये आपको डेटा दिया है इन 1000 टन्स, फाइंड द ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड टू द अबव डेटा। तो ग्राफ बनाना है सर। ग्राफ के लिए मैंने यहीं पे बनाता हूँ, आप ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हो और कैसे भी कर सकते हो। यहीं पे बनाता हूँ। आपको सबसे पहले एक्सिस बना देना है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, और ये बच्चा हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ में ना सारे चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्केल लिख देना। स्केल बच्चा मैं क्या लूंगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, ऑन बोथ द एक्सिस। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि कभी कभी इसको अपने को ये दिखाना पड़ेगा तो मार्क्स जाएगा आपका। अब ईयर कहां से? 62 से 72 अप्रोक्सीमेट ले लो। 62, 63, 64, खाली मैं आपको रफली बता रहा हूं। अच्छे से बनाना तो ग्राफ पेपर पे आप बना सकते हो। 67, 68, 69, 70, 71, 72, ये हो गया। अब सर प्रोडक्शन जरा देखो। प्रोडक्शन मुझे मिनिमम 0 दिख रहा है, मैक्सिमम 10 दिख रहा है। तो सर ये हो गया आपका 1 2, ऐसे करो 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब बच्चा पहला वैल्यू क्या है? सर पहला वैल्यू आपका 0 है, तो 0 मतलब सर ये यहीं पे मार्किंग होगा, तो पहले का मार्किंग बच्चा यहीं पे होगा। सेकंड क्या है बच्चा? अगेन 0, तो यहीं पे होगा। 64 का 1 है, तो 1 सर यहाँ पे मार्किंग करो। 65 का भी 1 है, तो सर यहीं पे मार्किंग होगा।
66 का 4 है, अब 66 का 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम कर रहे हैं। 67 का बच्चा 2 है, देखो 67 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा ना, तो 67 का बच्चा 2 है, ठीक है, खाली सर्कलिंग के लिए मैंने ऐसा किया है, बाकी आप इसको रब कर देना। 67 का बच्चा 2 आएगा, कितना आएगा 2, एक मिनट, 67 का 2। नेक्स्ट 68 का कितना बच्चा, 68 का अगेन 4 है, तो 68 का 4 यहां पे आएगा। 69 का बच्चा 9 है, 69 का 9, 69 का 69 ये है, इसका 9, तो सर ये यहां पे आएगा, ठीक है। 70 का 7 है सर, 70 का 7, 70 का 7 तो यहां पे आएगा, ठीक है। 71 का 10 है सर, 71 का 10 तो सबसे ऊपर आएगा बेसिकली, 71 का 10 तो यहां पे आएगा। और फाइनली 72 का 8 है, तो 72 का 8 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये रफली हमने बताया। अभी सर इनको ज्वाइन करना होता है विद द हेल्प ऑफ फ्री हैंड, वैसे तो करना होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन हो गया, फिर ये लाइन बाय लाइन ही ज्वाइन करने का, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। फिर बच्चा आपका पहले ये था, तो इसको ज्वाइन करो, फिर ये आया था, फिर ये आया था, बराबर, समझ में आ रहा है क्या। फिर सर 69 का तो 9 था, ये ज्वाइन हो गया, फिर सर ये ज्वाइन हुआ, फिर ये ज्वाइन हुआ, और फिर ये ज्वाइन। तो ये आपका ओरिजिनल डेटा है, तो इसका नाम क्या था बच्चा, प्रोडक्शन। तो ओरिजिनल डेटा या ओरिजिनल टाइम सीरीज आप इसको बोल सकते हो, और ये था प्रोडक्शन, क्या था ये, प्रोडक्शन। तो ओरिजिनल टाइम सीरीज आपने लिखा तो भी चलेगा। अब बात करते हैं बच्चा, अब ये ट्रेंड लाइन कैसे बनता है। ट्रेंड लाइन का ना सिंपल लॉजिक है, जहां पे जिस लाइन पे 3 डॉट्स मिले, जैसे देखो ये अगर आप कनेक्ट करोगे, इन पे 3 डॉट्स ऊपर नीचे है ना, तो आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना दो, वही होता है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन का सिंपल मतलब होता है एक डॉटेड लाइन बनाने का जो कर्व के बिटवीन से पास हो रहा है। तो ये लाइन है, इसको बस खाली डॉटेड बनाने का, तो बीच बीच में ना आप ऐसे रबर से रब करते जाना, जैसे यहाँ पे मैं रब करता हूँ छोटा छोटा। तो ये जो लाइन बना ना बच्चा, इसी को बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इधर लिख दिया मैंने, नाम लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे आप लिख देना इसको ट्रेंड लाइन। और ये पूरा करने पे आपको मिलता है बच्चा फुल मार्क्स। ग्राफ में एक चीज भी गलत हुआ तो आपका मार्क्स जाएगा। क्लियर हो गया, बस ग्राफिकल, इससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है, ये ग्राफ है। अब बच्चाओं थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स का बात कर लेते हैं। ये देखो ऑब्जेक्टिव्स मैंने कुछ ऐड किए। देखो पहला ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रेंड लाइन। सर ग्राफिकल मेथड अभी हमने किया, इसमें क्या होगा ना, एरर होने के बहुत चांसेस है, बिकॉज कोई भी 1 सेंटीमीटर कितना भी ले सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड में डिसएडवांटेज ये है, ये सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर। सब्जेक्ट टू क्या है बच्चा, ह्यूमन एरर। सेकंड बच्चा, मूविंग एवरेजेस आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग। बच्चा मूविंग एवरेजेस क्या बताते हैं, सीजनल कंपोनेंट, इरेगुलर कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट की ट्रेंड कंपोनेंट। बच्चा सारे चीज ट्रेंड के लिए होता है, तो ट्रेंड कंपोनेंट बताएगा। थर्ड, एन ओवरऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड, या तो अप जा रहा है या तो डाउन जा रहा है, इसको कौन सा ट्रेंड बुलाओगे बच्चा, साइक्लिकल, इरेगुलर, सीजनल या ट्रेंड। सर इसको सिर्फ आप ट्रेंड बुलाओगे, थर्ड का आंसर इज ट्रेंड, ठीक है। एक्चुअल नाम इज सेक्युलर ट्रेंड ना। फोर्थ, द कॉम्प्लिकेटेड बट एफिशिएंट मेथड। सर कॉम्प्लिकेशंस है बट एफिशिएंट कौन सा है, सो बेस्ट मेथड आपको पता होना चाहिए, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, which component of time series refers to erratic time series movements that follow no recognizable or regular pattern। सर रेगुलर पैटर्न नहीं फॉलो करेगा, तो रेगुलर पैटर्न नहीं फॉलो करेगा तो ये इरेगुलर ट्रेंड होगा। लास्ट ये वाला देखो, इसमें बच्चा आपको एक ट्रेंड इक्वेशन दिया हुआ है, एस्टिमेटेड सेल्स फॉर 1984 बोला, और यहाँ पे देखो 1984 इज व्हिच ईयर, बेस ईयर। बेस ईयर मतलब इसी ईयर को मान के पूरा डेटा कैलकुलेट हुआ, तो इसमें ना बच्चा एक्स आपका 0 होता है, तो आपका आंसर विल बी 561। क्या आएगा आंसर, 500। समझ गया, यस सर। अगर बच्चा इसी समय बोलता है 85 का बताओ, तो 84 से 85 एक ही ज्यादा है ना, तो 61 आप करते हो, उसमें 500 ऐड करो तो आंसर आएगा। अब बच्चा ट्रू और फॉल्स का बात करते हैं। ट्रू और फॉल्स पे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड किया, हाँ। पहला, साइक्लिकल वेरिएशन कैन ऑकर सेवरल टाइम इन ईयर। नहीं सर, साइक्लिकल वेरिएशन सेवरल टाइम इन ईयर तो नहीं होगा, तो फॉल्स है। Additive method of a time series does not require the assumption. Sir, additive method does not require the assumption.
एडिटिव मेथड अजम्पशन मेथड फॉलो करता है, तो ये भी बच्चा फॉल्स है ना? यस सर। तीसरा, ऑल द थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड विल गिव द सेम रिजल्ट। नहीं सर, हर एक में एरर होता है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, सीजनल वेरिएशन कैन बी ऑब्जर्व ओवर सेवरल इयर्स। यस सर, हर साल रेनी सीजन होता है, हर साल समर सीजन होता है, हर साल विंटर सीजन होता है, तो ये तो ट्रू है। फिफ्थ, लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ फाइंडिंग इज वेरी सिंपल एंड डज नॉट। घंटा सिंपल है, लीस्ट स्क्वायर सबसे बकवास मेथड है, बट बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट ट्रेंड है, तो ये भी फॉल्स है। लास्ट, irregular variation is not a random component of time series। सर, irregular variation टाइम सीरीज का ही कंपोनेंट है, तो ये भी क्या है? फॉल्स। क्लियर है? यस सर। अब आओ ट्रू और फॉल्स पे। द कॉम्प्लिकेटेड बट एफिशिएंट मेथड ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड लाइन कौन सा है सर? पूरा लिखने का, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ये पूरा आपको नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है? सेकंड क्या बोला बच्चा? डैश कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय पीरियोडिक वेरिएशन ईयर आफ्टर ईयर। हर साल का वेरिएशन सर कौन बताता है? हर साल सेवरल इयर्स का वेरिएशन बोला, तो दैट इज सीजनल। कौन सा बच्चा? सीजनल। द मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड लाइन यूजिंग ओनली एवरेजेस। सर, एवरेजेस वाला मेथड को मेथड ऑफ मूविंग एवरेज बोलते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हो, मूविंग एवरेज। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या करता है? इंडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट अज्यूम की डज नॉट अज्यूम? सर, डज नॉट अज्यूम, है ना? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज, सिंपलेस्ट मेथड जो है ना, सबसे इजी मेथड, वो ग्राफिकल है, बट ग्राफिकल में एरर्स भी बहुत होते हैं। लास्ट, अबाउट डेटा से बच्चा 3 अर्ली मूविंग एवरेज से आंसर। तो 3 अर्ली के लिए क्या करोगे? तीनों का 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 3। सर, इसका आंसर 3 आएगा। लास्ट, सर यू आई टी यू स्क्वायर दिया, बी डैश पूछे। सर, बी डैश का फॉर्मूला आता है आपको? बी डैश कैसे निकलता है सर? समेशन यू इंटू वाई टी इज इक्वल टू ए डैश समेशन यू प्लस बी डैश समेशन यू स्क्वायर, ऐसे होता है ना? तो समेशन यू इंटू वाई टी कितना बच्चा? 61। ये सर जीरो आएगा क्योंकि समेशन जीरो, यू जीरो है। बी डैश ऐसे रहेगा, समेशन यू स्क्वायर 110 है, तो सर बी डैश क्या हो गया? 61/110। तो सर ये आएगा 0.11 का डबल अगर आपको आता है तो 11 5 इज 55, बचेगा 60, अगेन 55, बचेगा 60 बचा ना, 11 अभी 50, तो 11 4 जा 44, अगेन 60, तो 0.5545। समझ में आया? तो इस तरह से देखो, मैंने पूरा आपको टाइम सीरीज में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना किया तो सफिशिएंट है, इतना किया तो बच्चा सफिशिएंट है। तो राइट आंसर इज बच्चा, तो ये था। एक खाली ना मुझे एमसीक्यू को वेरीफाई करने दो। यहाँ पे एक एमसीक्यू था ना, एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज डज नॉट रिक्वायर द इंडिपेंडेंस। एडिटिव मॉडल जो होता है वो डू नॉट अज्यूम करता है, बट अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस मल्टीप्लिकेटिव मॉडल लेता है। तो एडिटिव में ये ट्रू होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट रुको, ये ट्रू है, ट्रू, डज नॉट रिक्वायर, ये ट्रू है सर, ठीक है? चलो, और इस तरह से हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगा मेरा, तो बताना, मैं आपके लिए आगे भी वीडियोस बनाऊंगा। नहीं तो मेरे चैनल पे 12 के बहुत वीडियोस मैंने ऑलरेडी 4-5 साल मेहनत करके बना रखा है, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। नहीं तो हम रोज एक लाइव चैप्टर कर सकते हैं, बीच बीच में मैं फाउंडेशन वालों को इंपॉर्टेंस दूंगा, थोड़ा आपको भी दूंगा, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप बताना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल एक बना दूंगा।